मेरा परिचय रेखा से एक प्राइवेट स्कूल में हुआ था, जिसमें मैं इंग्लिश की अध्यापिका थी और वह साइंस की अध्यापिका होकर आई थी। उसका अप्रतिम रूप, गोरा रंग, पतला छरहरा बदन, सौम्य नाक नक्श थे, पर गरीबी के कारण विवाह न हो पा रहा था। रूपा का छोटा सा कच्चा पुश्तैनी मकान था। परिवार में 4 बहनों पर एकमात्र छोटा भाई सोनू था। बस सस्ते कपड़ों को ओढ़ते पहनते गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खींच रही थी। बड़ी बहन सीमा के ग्रेजुएट होते ही एक क्लर्क से बात पक्की कर दी गई तो पिता ने कुछ फंड से रुपए निकालकर विवाह की रस्में पूरी की। किसी प्रकार सीमा घर से विदा हो गई। सबने चैन की सांस ली। कुछ महीने आराम से निकल गए। सीमा को दान दहेज के नाम पर साधारण सामान ही दे पाए थे। न टेलीविज़न, न अन्य सामान, न सोना न चांदी। ससुराल में उस पर जुल्मों के पहाड़ टूटने लगे, पर वह सब सहती रही। फिर एक दिन उसने अपनी कोख से बेटी के बजाय बेटी जनी तो उस पर जुल्म और ही बढ़ते गए, और एक रात अत्याचारों से घबराकर वह पड़ोसियों की मदद से रोती कलपती अपने साथ एक नन्ही सी जान को लेकर पिता की देहरी पर लौट आई। उसका यह हाल देखकर पूरे परिवार की चित्कार पड़ोस तक जा पहुंची। फिर क्या कुछ नहीं भुगता पूरे घर ने। सीमा ने तो कसम खा ली थी कि वह जीवन भर वहां नहीं जाएगी जहां ऐसे लोग रहते हैं। इस तरह मई ब्याज की बेटी वापस आ गई। अत्याचारों की गाथा, चोटों के निशान दिखकर फिर उसी घर में बहन को भेजने का सबसे ज़्यादा विरोध रूपा ने ही किया। 1 वर्ष के भीतर ही तलाक हो गया तो माता पिता की छाती पर फिर से 4 बेटियों का भार बढ़ गया। मुसीबत जैसी चारों ओर से काले बादलों की तरह घिर आई थी। उस पर महंगाई की मार ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। जो सबकी कमाई के पैसे मिलते वह गर्म तवे पर पानी की बूंद से छन्न हो जाते। 30 त्यौहार सूखे सूखे बीतते। अच्छा खाना उन्हें तभी नसीब होता जब पास पड़ोस में शादी विवाह होते। अच्छे सूट साड़ी पहनने को उनका मन ललक उठता, पर सब लड़कियां मन मार कर रह जाती। रूपा तो बेहद क्षुब्ध हो उठती। जहाँ उसके विवाह की बात होती उसका रूप देखकर लड़की मुग्ध हो जाते, पर दान दहेज के लोभी उसके गुणशील को अनदेखा करके मुंह मोड़ लेते। रूपा मुझसे कहती, सच कहती हूँ रेखा, लगता है कहीं से इतना पैसा पा जाऊं कि अपने घर की दशा सुधार दूं। इसके लिए यदि रईस बूढ़ा भी मिल जाएगा तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। बहुत दुख अभाव झेले हैं मेरे पूरे परिवार ने। तू पागल हो गई है क्या? अपना पद्मनी सा रूप देखा है आईने में? मेरे सामने ऐसी बात मत करना, दोस्ती छोड़ दूंगी। परिवार के लिए बूढ़े से ब्याह करेगी? क्या तूने ही पूरे घर का ठेका लिया है? और भी कोई सोचता है क्या ऐसा? मेरी आंखें नम हो गई तो देखा वह भी अपनी पलकें पोंछ रही थी। सच रेखा, तूने गरीबी की परछाई नहीं देखी है, पर हम बचपन से ही इसे भोग रहे हैं। अरे, अपनों के लिए इंसान बड़े से बड़ा त्याग करता है। मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी। बीमार अम्मा व बाबूजी कैसे जी पाएंगे अपनी प्यारी बेटियों को दुखी देखकर। पता है, मैं पूरे 28 वर्ष की हो गई हूँ। रिद्धि नेहा भी विवाह की आयु तक पहुँच गई हैं। मुझे कई लड़के देख चुके हैं। लड़की पसंद, शिक्षा पसंद, नहीं पसंद है तो कम दहेज। यही तो हम सबके साथ होगा। धन के आगे हमारी रूप गुण सब फीके पड़ गए हैं। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी। फिर बोले, अरे तू तो किसी घर की राजरानी बनेगी। देख लेना, तेरा दूल्हा सिर आँखों पर बैठाएगा तुझे। धन दौलत पर लौटेगी तू। अच्छा बाबा, रहने दे। ऐसे ऊंचे सपने मत दिखा जो आगे चलकर मेरी छाती में टीस दे। हाँ, तुझे अवश्य ऐसा ही घरवर मिलेगा। अकेली बेटी, 2 बड़े भाई, सब ऊंचे पदों पर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बड़े परिवार की समस्या पर ही तो सोचती हूँ ऐसा, अपनी कुर्बानी देने की। फिर आए दिन मैं यही सुनती थी कि रूपा को देखने वाले आए और गए। धन के अभाव में सब मुंह चुरा गए। इतनी तगड़ी मांगे कि
घर भर के लिए सिर फिर जाते। यहाँ तो शादी का खर्च उठाना मुश्किल था, उस पर लाखों की मांग। एक दिन गर्मी की दोपहर में आकर रूपा ने विस्फोट किया। रेखा, तुझे याद है एक बार मैंने तुझसे कहा था कि अगर कोई मालदार धनी बूढ़ा वर मिल जाएगा तो मैं उससे शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। लगता है वही हो रहा है। मैंने घबरा कर अपनी छाती थाम ली, फिर गुस्से से भर कर बोली, तो क्या किसी बूढ़े खूसट का संदेशा आया है और तू तैयार हो गई? इतना कहकर तब मैंने उसके दोनों कंधे झकझोर दिए थे। वह बच्चों सी हंस दी, फिर पसीना पोंछते हुए बोली, तू तो ऐसी घबरा रही है जैसे मेरे बजाय तेरी शादी होने जा रही है। देख, मैं उसकी फ़ोटो लाई हूँ। उसकी उम्र 40 के आसपास है और वह दुहेजा है। 4 साल पहले पत्नी मर गई थी। उसने फ़ोटो मेरे हाथ पर रख दिया। अरे वाह, यह तो बूढ़ा नहीं जवान सुंदर है। तू मजाक कर रही है मुझसे? नहीं रे, मजाक नहीं कर रही हूँ, दुहेजा है। कहीं दहेज के चक्कर में पहली को मार तो नहीं डाला? क्या चक्कर है? मैं बोली। यह मेरी मौसी की ननंद का देवर है, रूपा ने बताया। सेल्स टैक्स कमिश्नर हैं। तीसरी बार बेटे को जन्म देते समय पत्नी की मौत हो गई थी। तो क्या 2 संतानें और हैं? हाँ, एक बेटी 10 साल की है, दूसरी 8 साल की है। तो तुझे सौतेली माँ का दर्जा देने आया है? यह तो है, पर पत्नी की मृत्यु के 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी को तैयार हुआ है। घर पर बूढ़ी माँ है, एक बड़ी बहन है जो कहीं दूर ब्याही गई है। बढ़ती बच्चियों को कौन संभाले? वह ठहरे नौकरी पैसा वाले। समय खराब है, इससे उन्हें तैयार होना पड़ा। तो तू जाते ही माँ बनने को तैयार हो गई? मदर इंडिया? हाँ रे, अम्मा बाबूजी तो तैयार नहीं थे। मौसी प्रस्ताव लेकर आई थी। मुझसे पूछा तो मैं क्या करती। जन्म भर अम्मा बाबूजी की छाती पर मूंग तो नहीं डलती। दीदी व उनकी बेटी बोझ बनकर ही तो रह रही हैं। फिर 2 बहनें और भी सुलसी गढ़ती होंगी उनकी आंखों में। कब तक बैठाए रहेंगे बेटियों को छाती पर? मैं अगर इस रिश्ते को हाँ कर दूंगी तो सब संभल जाएगा। धन की उनके यहाँ कमी नहीं है। लखनऊ में अपनी कोठी है, ढेरों आम व कटहल के बगीचे हैं, नौकर चाकर सब हैं। मैं सबको ऊपर उठा दूंगी रेखा, रूपा ने जैसे अपने दर्द को पीते हुए कहा। मेरे माता पिता की कुछ उम्र बच जाएगी, नहीं तो उनके बाद हम सब कहाँ जाएंगे? बाबूजी 2 वर्ष बाद ही तो रिटायर हो रहे हैं। फिर पेंशन से क्या होगा इतने बड़े परिवार का? बता तो तू। मैंने रूपा को खींचकर छाती से लगा लिया। लगा एक इतनी खूबसूरत हस्ती जानबूझकर अपने को परिवार के लिए कुर्बान कर रही है। मेरे साथ वह भी फूट फूट कर रो पड़ी। रूपा शाम को आने का मुझसे वचन लेकर वापस लौट गई। फिर शाम को भारी मन लिए मैं उसके घर पहुंची। उसकी मौसी आ चुकी थी और वर के रूप में सतीश बैठक में आराम कर रहे थे। रूपा को अभी देखा भी नहीं था। मैं मौसी के पास बैठकर वर के घर की धन दौलत का गुणगान सुनती रही। बेटी, तुम रूपा की सहेली हो ना? मौसी ने पूछा। वह खुश तो है ना इस शादी से? तुमसे कुछ बात हुई? मौसी, या आप स्वयं रूपा से पूछ लो, पास ही तो बैठी है वह तो कुछ बोलती ही नहीं है, चुप बैठी है। इसी में उसकी भलाई है। मैं जैसे बगावत पर उतर आई थी। रेखा, तुम नहीं जानती घर की परिस्थिति, पर मुझसे कुछ छिपा नहीं है। रूपा की माँ मुझसे छोटी है। उसी के आग्रह पर मैं अब तक कई लड़के वालों के पते ठिकाने भेजती रही। पर बेटा, पैसों के लालची आज के लोग रूप गुण के पारखी नहीं हैं। फिर सीमा में क्या कमी है? लेकिन क्या हुआ उसके साथ? मैं ब्याज के वापस आ गई। ये रूपा है 28 पार कर चुकी है, आगे 2 और हैं। मैं उनके पास से उठाई। चल रूपा, कमरे में बैठते हैं। वह उठकर अंदर आ गई। मैंने जबरन रूपा को उठाया, उसका हाथ मुंह धुलाया और हल्का सा मेकअप करके उसे मौसी की लाई साड़ियों में से एक साड़ी पहना दी, क्योंकि रूपा को शाम का चाय नाश्ता लेकर अपने को दिखाने जाना था। सहसा वर बैठक से निकलकर बाथरूम की ओर गया तो मैं अचकचा गई। कौन कह सकता है देखकर कि वह 40 का है? क्षण भर में
जैसे अवसाद के क्षण उड़ गए। लगा भले ही वर दुहेजा है, पर रूपा को मनचाहा वरदान मिल गया। शाम के समय लड़की दिखाई के वक्त नाश्ते की प्लेटें लिए रूपा के साथ मैं भी थी। तैयार होकर तरोताजा वर सम्मान में उठकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से बैठी शब्द सुनकर मन आश्वस्त हो उठा। हम दोनों बैठ गए। रूपा ने चाय नाश्ता सर्व किया और उसने प्लेट हम लोगों की ओर बढ़ा दी। फिर हम दोनों से औपचारिक वार्ता हुई तो मैंने वहाँ से उठना ही उचित समझा। खाली प्लेट लेकर मैं बाहर आ गई। दोनों आपस में एक दूसरे को ठीक से देख परख ली। यह अवसर तो देना ही था। फिर पूरे आधे घंटे बाद ही रूपा बाहर आई। क्या रहा रूपा? मैं निकट चली आई। बस थोड़ी देर इंतज़ार कर। यह कहकर रूपा मुझे लेकर एक कमरे में आ गई। फिर 1 घंटे बाद जो दृश्य था वह चटमंगनी पट ब्याह वाली बात थी। रात 8 बजती बजती आंगन में ढोलक बज उठी और सगाई की रस्म में जो सोने की चैन व हीरे की अंगूठी उंगलियों में पहनाई गई, उनकी कीमत 60,000 से कम ना थी। रूपा की शादी होने वाली थी। बात एकदम पक्की थी, पर उसका मन न जाने क्यों परेशान था। 15 दिन बाद ही छोटी सी बारात लेकर सतीश आए और रूपा के साथ भावरे पड़ गई। इतना सोना चढ़ा कि देखने वालों की आंखें चंधिया गईं। सब यह भूल गए कि वर अधिक आयु का है और विधुर भी है। बस एक बात से सब जरूर चकरा गए थे कि दुल्हे की दोनों बेटियां भी बारात में आई थीं, पर वे कहीं से भी 10 और 8 की नहीं दिखती थीं। बड़ी अन्नू 16 वर्ष की और छोटी विनी 12 की दिखती थी। जवानी की डगर पर दोनों चल पड़ी थीं। सबको अंदाजा लगाती देर नहीं लगा कि वर 50 की लाइन में आ चुका है। रूपा से कोई कुछ न कह सका। सब तकदीर के भरोसे उसे छोड़कर चुप्पी लगा गए। 1 माह तक ससुराल में रहकर रूपा जब 10 दिन के लिए मायके आई थी तो मैं ही उससे मिलने पहुंची थी। सोने से जैसे वह मर गई थी। एक से बढ़कर एक महंगे कपड़े, साथ ही सारी नई जेवर। एक बात रूपा को बहुत परेशान किए थी कि वे दोनों लड़कियां किसी प्रकार से भी माता को अपना नहीं पा रही थीं। बड़ी तो जैसे उससे सख्त नफरत करती, न साथ बैठती न कभी अपने से बोलती। पति से इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने रूपा को समझा दिया कि लोगों ने या इसकी सहेलियों ने इसके मन में उल्टे सीधे विचार भर दिए हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी बूढ़ी दादी माँ का कहना भी वे दोनों टाल जाती। रूपा हर समय इसी कोशिश में रहती कि वे दोनों उसी माँ की बजाय अपना मित्र समझे। इसको रूपा ने बताने की भी कोशिश की, पर वे दोनों अवहेलना कर अपने कमरे में चली गई। खाने के समय पिता के कई बार बुलाने पर वे डाइनिंग रूम में आ जाती और थोड़ा बहुत खाकर चल देती। पिता भी जैसे पराये हो गए थे। पिता का कहना इस कान से सुनती, उस कान से निकाल देती। रूपा यदि कहती कि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो वह पढ़ा सकती है, तो अनु फटाक से कह देती कि यहाँ टीचरों की कमी नहीं है। आप टीचर ज़रूर रही हैं, पर छोटे से शहर के प्राइवेट स्कूल में। हम क्या बेवकूफ़ हैं जो आपसे पढ़ेंगे? और यह सुनकर रूपा रो पड़ती। एक से बढ़िया एक डिश बनाने की ललक रूपा में थी, पर मायके में सुविधा नहीं थी। इसीलिए वह अपनी शौक़ को पूरा ना कर सकी। यहाँ पुस्तकों को पढ़कर या टेलीविज़न में देखकर तरह तरह के डिश बनाती, पूरे घर को खिलाती। पति और सास तो खुश होती, पर उन दोनों बहनों की प्लेटें जैसे भरी जाती वैसे ही कमरे से आकर सिंक में पड़ी दिखती। कई बार पिता ने प्यार से समझाया कि वह अब तुम्हारी माँ हैं, उनका आदर करो, उन्हें अपना समझो, तो बड़ी अन्नू फटाक से उत्तर देती, पापा आपकी वह सब कुछ हो सकती है, पर हमारी तो सौतेली माँ है। इस पर पिता का कई बार हाथ उठ गया। रूपा पक्ष लेकर आगे आई तो अपमानित ही हुई। इससे चुपचाप रोकर रह जाती। लड़कियां कहाँ जाती हैं, रात में देर से क्यों आती हैं, कुछ नहीं पूछ सकती थी वह। लड़कियों के पिता सदैव गंभीर रहे, हमेशा कम बोलना, जैसे उनके चेहरे पर उच्च पद का मुखौटा चढ़ा रहता। बेटियों को कभी पिता से हंसते बोलते नहीं देखा।
कई बार रूपा के मन में आया कि वह अनु से कुछ पूछे, बात करे, पर वह तो हमेशा नाक चढ़ाए रहती। बूढ़ी सास प्यार से बोलती, समझाती, खाने पीने का ख्याल रखने को कहती। जब बेटियों के बारे में वह पूछती तो कह देती, सखी सहेलियों ने उल्टा सीधा भरा होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो सतीश से बता दिया कर जो समस्या हो। माँ जी, एक तो रात में वह देर से आते हैं, फिर वह इस स्थिति में नहीं होते कि उनसे कुछ कहा जाए। दिन में बेटियों की बात बेटियों के सामने तो नहीं कह सकती, वह भी जब दोनों जैसे लड़ने को तैयार बैठी रहती हैं। मैं तो बोलते हुए भी डरती हूँ कि पता नहीं कब क्या कहकर अपमान कर दें। इसी से तो शादी करनी पड़ी कि पत्नी आ जाएगी तो कम से कम रात में घर आएगा तो उसे संभाल तो लेगी। अब तो तुझे ही सब कुछ संभालना है। अधरों की हंसी, मन की उमंग रसातल में समाती चली जा रही थी। सब सुख साधन थे, जेवर, कपड़े, रुपए, पैसे, नौकर चाकर, परंतु लगता था वह जंगल में भयभीत हिरनी सी भटक रही है। मायके की याद आती, जहाँ प्रेम था, उल्लास था, अभावों में भी दिन भर किल्लोल के स्वर गूंजते थे। तभी एक दिन रेखा की दोनों बहनें माँ का वार्डरोब खोलकर कपड़े धूप में डाल रही हैं और लॉकर से उनके जेवर निकालकर बैग में ठूस रही हैं। रूपा का माथा ठनका। उस दिन छुट्टी थी, सब घर पर ही थे। वह चुपके से घर के ऑफिस में गई। उस समय वह अकेले ही थे। बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे रूपा, आओ आओ, बैठो। यह कहते हुए उन्होंने फाइल से सिर उठाया। ये अनु वीनू कहीं जा रही है क्या? क्यों? तुम्हें क्यों ऐसा लगा? पूछा नहीं उनसे? पूछ कैसे सकती हूँ, कभी वे बोलती भी हैं क्या? असल में उन्होंने अपनी माँ के कपड़े धूप में डाले हैं और जेवर बैग में रख रही हैं। दरअसल वह अपनी माँ के जेवर बैंक लॉकर में रखने को कह रही थी, तो मैंने कहा कि निकाल लो, कल रख देंगे। घर पर रखना ठीक नहीं है, दोनों की शादी में दे देंगे। क्षमा करें, अक्सर दोनों कभी अकेली जाकर रात में देर से घर आती हैं, इससे आपको कहना पड़ा। रूपा जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ठहरो रूपा, तुम कभी शॉपिंग को नहीं जाती हो? भाई, रुपए पैसे मेरे अलमारी में पड़े रहते हैं, जेवर, कपड़े जो चाहिए खरीद लाया करो, कोई रोक नहीं है। आजकल तो महिलाएं नए नए डिज़ाइन के गहने कपड़े पहनकर घूमती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही घूमो। क्लब ज्वाइन कर लो, इससे परिचय बढ़ेगा। पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। दूसरे दिन दोनों बहनें बैंक जाकर सारी जेवर बैंक लॉकर में रख आईं और चाबी अपने पास रख ली। रूपा कई बार मायके हो आई थी। कभी सोचा था कि दोनों छोटी बहनों को वह अपने पास रख कर पढ़ाएगी, पर वह सब जैसे स्वप्न हो गया। हाँ, रुपए ले जाकर वह सबको कपड़े आदि अवश्य खरीद देती। हर बार ज़रूरत की कुछ न कुछ महंगी चीज़ें खरीद कर रख जाती। रंगीन टेलीविज़न, पंखे, छोटा सा फ्रिज आदि। इससे ज़्यादा रुपए लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तब तक रूपा मायके रहती, कुछ दिन को अच्छा भोजन पूरे घर को मिल जाता, बाद में फिर वही पुराना क्रम चल पड़ता। अभी मायके से आए रूपा को केवल 15 दिन ही हुए थे कि अचानक जैसे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बीमार थी, कई दिनों से खांसी से पीड़ित थी। दोनों बहनें खा पीकर अपने कमरे में बैठी टेलीविज़न देख रही थी। तभी जोर से दरवाजे की घंटी बजी। उसने आकर दरवाज़ा खोला तो कुछ अनजाने चेहरों को देखकर चौंक गई। आप लोग कौन हैं? साहब घर पर नहीं हैं। उन्हें भीतर घुसते देखकर रूपा घबरा गई। अरे अंदर कैसे घुस रहे हो आप लोग? वह चिल्ला कर बोली ताकि दोनों बहनें सुन लें, लेकिन टेलीविज़न के तेज स्वर के कारण उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। खिड़की से झांक कर दोबारा रूपा चिल्ला कर बोली, अनु देखो, ये लोग कौन हैं? घर में घुसे जा रहे हैं। मैडम, हम ऑफिसर हैं और आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। यह देखिए मेरा आई कार्ड। दोनों बहनें बाहर दौड़ कर आई और चिल्ला कर बोली, पापा घर पर नहीं हैं। जब वह आए तब लोग आप आइए। पापा आपके अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वह पुलिस की हिरासत में हैं। क्यों?
क्या किया है उन्होंने? शायद आपको पता नहीं है कि आपके पापा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आप तो बेल होने पर ही घर आ पाएंगे। यह सुनकर रूपा को चक्कर आ गया और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। पापा से फ़ोन करके हम बात कर लें, तब आपको अंदर घुसने देंगे। यह कहते हुए अनु ने फ़ोन लगाया तो पापा का भर्राया स्वर गुंजा। कानून में बाधा मत डालो अनु, लेने दो तलाशी। शाम को जब वह थके हारे घर आए तो लग रहा था महीनों से बीमार हों। पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने पहले रूपा को, फिर अनु व विनी की ओर देखा। बरामदे में पूरी शक्ति लगाकर वह अपने भारी भरकम शरीर को चढ़ा पाए, पर संभाल नहीं पाए और धड़ाम से गिर पड़े। होठों से झाग बह चला। तीनों के मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टर आया तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। तीनों उन्हें एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने हृदयाघात बताया। रूपा सारी रात पति के सिरहाने बैठी रही। दोनों बहनें कुछ देर को घर लौटीं, क्योंकि चपरासी ने बताया था कि माँ जी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। उन्हें होश आया तो वह बोले, रूपा, मुझे बहुत दुख है कि अभी अपने विवाह को केवल 10 माह ही हुए हैं और मैं इस प्रकार झूठे मामले में फंसा दिया गया। तुम यह मकान बेचकर माँ को लेकर मायके चली जाना। अन्नू के मामा संपन्न हैं, वे उन्हें ज़रूर इलाहाबाद ले जाएंगे। यदि माँ को ले जाना चाहे तो ले जाने देना। मैंने कुछ रुपए कबड़ खाने के टूटे बॉक्स में पुराने कागज़ों के नीचे दबा रखे हैं, वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम अपने कब्जे में ले लेना, बचे रहे तो मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। रूपा फूट फूट कर रो पड़ी, फिर बोली, पर वहाँ तो सील लग गई है, पुलिस का पहरा है। रूपा के मुंह से यह सुनकर उनकी आंखों से ढेरों सारे आंसू लुढ़क पड़े। फिर पता नहीं कब दवा के नशे में सोते सोते ही उन्हें दूसरा दौरा पड़ा। 3 हिचकियाँ आई और उनके प्राण निकल गए। रूपा की तो अब दुनिया ही उजड़ गई। जिस धन की इच्छा से उसने अधेड़ विधुर को अपनाया था, वह उसे मझधार में ही छोड़कर चला गया। माता पिता सब आए। अन्नू के नाना मामा आदि पूरा परिवार जुड़ गया। सब उसके अशुभ चरणों को कोस रहे थे। चारों ओर के व्यंग व लांछनों से वह घबरा गई। पुलिस ने उसके मायके तक को खंगाल डाला था। माँ जी तो जीवित लाश सी हो गई थी। रूपा की हालत देखकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूजा गृह से अपनी संदूक खींचकर उसे यह कहते हुए सौंप दी, बेटी, इसमें जो कुछ है तेरा है। मैं तो अपनी बेटी के पास शेष जीवन काट लूँगी। यह लोग तुझे जीने नहीं देंगे। मकान बिकेगा तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। मेरे दामाद व बेटी तुझे अवश्य हिस्सा दिलवाएंगे। तू अपने नंगे गले में यह मेरा लॉकेट डाल ले और ये चूड़ियाँ, शेष तो सब सरकारी हो गया। बेटा, 1 साल बाद जहाँ चाहे दूसरा विवाह कर लेना। अभी तेरी उम्र ही क्या है। वह चुपचाप रोती रही। फिर उसे ध्यान आया और जहाँ पति ने बताया था वहाँ ढूंढा तो 10 लाख की गड्डियाँ प्राप्त हुई। तलाशी तो पहले ही हो चुकी थी। इससे वह सब लेकर माँ बाप के साथ मायके आ गई। बस वह पेंशन की हकदार रह गई थी, वह भी तब तक जब तक वह पति की विधवा बनकर रहे। रूपा ने रुपए किसी बैंक में नहीं डाले, बल्कि उसने उनसे कंप्यूटर खरीदकर बहनों के साथ अपनी कंप्यूटर क्लास खोल ली। उसने बैंक से लोन भी लिया था, जिससे कभी पकड़ी ना जाए। अच्छी पेंशन मिली, वह भी केस निपटने के कई वर्ष बाद। मैं रूपा के तुरंत घर गई थी। उसका वैधव रूप, शिथिल काया, कांतिहीन चेहरा देखकर खूब रोई। रेखा, देख कैसा राज सुख भोग कर लौटी हूँ। रही बात अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने की, तो वह 2 राज्यों के चलते कभी नहीं मिल पाएगी। मैं उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकती और मध्य प्रदेश में नौकरी मिल नहीं सकती। हर माह पेंशन के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। गनीमत है कि मैं बाप पर भार नहीं हूँ। पति सुख नहीं, केवल धन सुख भोग आई हूँ। इसी रूप की तो सराहना करती थी, पर वहाँ तो सब मनहूस की पदवी दे गए। वे क्या जाने कि मैंने आधी रात को नशे में चूर डगमगाए पति की भारी भरकम देह को कैसे संभाला है। गरम रेत पर पड़ी मछली सी तड़प कर
लोट लोट कर काटी है ये पूरे 10 माह की रातें। रूपा, संभाल अपने आप को, यह वक्त आगे बढ़ने का है। यह सब नियति का खेल समझकर भूल जा। वक्त हर घाव भर देता है। हाँ, सही कहा रेखा। जब जिंदगी भर इतना कुछ सहा तो यह भी सह लूँगी। वक्त के साथ यह ज्वाला भी शीतल पड़ जाएगी। मैं अपने पर अवश्य विजय पा लूँगी। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।